हेलो स्टूडेंट्स, मैं सब डॉक्टर सचिन दिस साइड एंड टुडेस टॉपिक इज स्पर्मेटोजेनेसिस। इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात की है। तो अगर आपको गैमेटोजेनेसिस के बारे में डिटेल में जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख लीजिए। उस लेक्चर को देखने के बाद आपको ये लेक्चर और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, स्पर्मेटो और जेनेसिस। जहाँ स्पर्मेटो का मतलब होता है स्पर्म, स्पर्मेटो का क्या मतलब होता है स्पर्म, और जेनेसिस जहाँ भी आपको दिख जाए, जेनेसिस का हर जगह मतलब होता है फॉर्मेशन या फिर सिंथेसिस। तो यहाँ से आपको आपकी गैमेटोजेनेसिस की जो डेफिनेशन है वो क्लियर होती है कि द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। सो आई रिपीट अगेन, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी स्पर्म होता क्या है? तो स्पर्म क्या होती है? बेसिकली सेल्स होती हैं। अगर ये सेल्स होती है तो इनको बनाता कौन है? तो अगर आपको ये जानना है तो आपको रुडोल्फ विर्को जो साइंटिस्ट थे उनकी एक थ्योरी याद करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा था कि ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये जो नई सेल्स बनती हैं वो पुरानी सेल के अंदर सेल डिवीजन से बनती हैं। तो इस स्पर्म को भी किसी सेल ने बनाया होगा, तो उन सेल का नाम है स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्म को जो सेल्स बनाती हैं उन सेल्स का नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनिया है। फिर एक सवाल आता है कि स्पर्मेटोगोनिया को भी तो कोई बनाता होगा। तो अगर आपको इस के बेस पे जाना है, एकदम आपको बेसिक से समझना है, तो आपको मेरा जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर है गैमेटोजेनेसिस वाला वो देखना पड़ेगा। वहां मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है कि हमारी जो जिंदगी होती है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। वेदर आई एम अ मेल और अ फीमेल, हमारी जिंदगी कहां से स्टार्ट होगी? एक सिंगल सेल से स्टार्ट होगी जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। अंतर क्या होता है? अगर ये मेल होता है तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, जाइगोट के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो XY होते हैं, और अगर फीमेल होता है तो जाइगोट के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो XX होते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जाइगोट में क्लीवेज डिवीजन होता है। उस क्लीवेज डिवीजन से क्या बनता है? मोरुला बनता है। मोरुला क्या होता है? 8 to 16 सेल्स का एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको मोरुला बोलते हैं। मोरुला में फिर फर्दर डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन होते हैं, तो उससे बनता है ब्लास्टोसिस्ट। जब मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट बनता है तब जो सेल्स होती हैं वो पेरीफेरी पे अरेंज हो जाती हैं, और जो सेल्स पेरीफेरी पे अरेंज हो जाती हैं उनको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। जो बची हुई सेल्स होती हैं, बाकी की सेल्स होती हैं, वो किसी एक पोल पे जाके डिपॉजिट हो जाती हैं, और इन सेल्स को हम बोलते हैं इनर सेल मास। अब ये जो इनर सेल मास वाली जो सेल्स हैं ये अगेन डिफरेंशिएट हो जाती हैं 2 लेयर्स में। अपर इज एपीब्लास्ट एंड लोअर इज हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट की जो सेल्स होती हैं वो कॉलमनर इन शेप की होती हैं, जो कि हाइपोब्लास्ट की जो सेल्स होती हैं वो क्यूबॉइडल इन शेप होती हैं। इसमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है एपीब्लास्ट, जिसकी सेल्स कैसी होती हैं? कॉलमनर नेचर की होती हैं। एपीब्लास्ट हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इस एपीब्लास्ट में जब डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन होता है तो इससे हमारी जर्म लेयर्स बनती हैं। कौन कौन सी जर्म लेयर बनती हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। यही जर्म लेयर्स क्या करती हैं? हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स बनाती हैं। यही जर्म लेयर क्या करती है? हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स बनाती हैं। तो यहाँ जो एपीब्लास्ट है जो कॉलमनर सेल से मिलकर बना हुआ होता है, इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि डिवाइड एंड डिफरेंशिएट करके जर्म लेयर बनाता है, और जर्म लेयर क्या करती है? हमारी बॉडी के पार्ट्स को फॉर्मेशन करती है। लेकिन इन एपीब्लास्ट सेल पे जब कोई एक स्पेशल सिग्नल पहुंचता है तो ये एपीब्लास्ट सेल क्या करती हैं? एक स्पेशल टाइप की सेल का फॉर्मेशन करती हैं जिनको हम बोलते हैं प्रिमोडियल जर्म सेल। क्या बोलते हैं? प्रिमोडियल जर्म सेल्स। इस नाम को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब एपीब्लास्ट सेल के पास एक स्पेशल सिग्नल पहुंचता है तो ये क्या बनाती हैं? पीजीसी बनाती हैं, प्रिमोडियल जर्म सेल्स बनाती हैं। ये प्रिमोडियल जर्म सेल्स जो होती हैं ये क्या होती हैं? फर्स्ट सेक्स सेल ऑफ द बॉडी होती हैं। जब इनके अंदर डिवीजन होता है तो ये बनाती हैं गोनोसाइट्स, और गोनोसाइट में फर्दर डिवीजन होता है तो वो बनाती हैं गैमेटोगोनिया। क्या बनाती हैं? गैमेटोगोनिया। अब वापस अपनी पूरी कहानी के लिए ऊपर चलिए, जहां से हमने स्टार्ट किया था। हमने आपको बताया था कि अगर मेल होता है तो इस जाइगोट के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो XY होते हैं, और फीमेल होती है तो उस जाइगोट के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो XX होते हैं। अगर आपका जाइगोट मेल वाला था यानी XY वाला था तो यहाँ पे जो गैमेटोगोनिया बनेंगी वो स्पर्मेटोगोनिया बनेगी। आई रिपीट अगेन, अगर आपका जाइगोट XY वाला था तो यहाँ पे जो गैमेटोगोनिया बनेंगी वो स्पर्मेटोगोनिया बनेगी। लेकिन अगर आपका जाइगोट XX वाला था, क्या था? XX वाला था, फीमेल वाला था, तो यहाँ जो गैमेटोगोनिया बनेंगी वो उगोनिया बनेंगी। तो जो स्पर्मेटोगोनिया का हम जिक्र कर रहे थे अभी, यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि स्पर्मेटोगोनिया कैसे बनी। मैंने एकदम बिल्कुल बेसिक से जाके आपको समझाया, जाइगोट से समझाया मैंने आपको, जाइगोट से स्पर्मेटोगोनिया तक हम पहुंचे। बात समझ आई? तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया बनने की जो कहानी होती है ये कहाँ चलती है? इंट्रा यूट्रल लाइफ में। जब बच्चे का डेवलपमेंट अपनी मदर के यूट्रस में हो रहा होता है तभी ये स्पर्मेटोगोनिया बन रही होती है। एक बार जब ये स्पर्मेटोगोनिया बन जाती हैं तो ये चली जाती हैं फिर डोरमेंट फेज में। किसमें? डोरमेसी में चली जाती हैं। और फिर ये वापस जिंदा कब होती है? प्यूबर्टी के टाइम पे। कब जिंदा होती है? प्यूबर्टी के टाइम पे। प्यूबर्टी के टाइम पे ये वापस जिंदा होती हैं और फिर ये क्या बनाती हैं? स्पर्म बनाती है। बात समझ में आई? तो आई रिपीट अगेन, जाइगोट से लेकर जो स्पर्मेटोगोनिया बनने की जो कहानी होती है वो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में चलती है। उसके बाद ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये डोरमेंट फेज में चली जाती हैं और ये वापस एक्टिवेट होती है प्यूबर्टी के टाइम पे, और वहां पे जाके क्या बनाती हैं? स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। तो वापस आ जाते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म को बनाता कौन है? स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। स्पर्मेटोगोनिया को भी कौन बनाता है? तो मैं बार बार यूज करूंगा कि स्पर्मेटोगोनिया को प्रिमोडियल जर्म सेल्स बनाती है। आप यहाँ बार अच्छे से देख लीजिए, आप यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए कि ये जो गैमेटोगोनिया है, या ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, इनको कौन बना रहा है? प्रिमोडियल जर्म सेल बना रही है। तो अगर मैं बार बार बोलूं कि स्पर्मेटोगोनिया को कौन बनाता है? प्रिमोडियल जर्म सेल बनाती है। प्रिमोडियल जर्म सेल क्या होती है आपको यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। हमने आपको बताया कि जो स्पर्म को स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं और स्पर्मेटोगोनिया को कौन बनाता है? प्रिमोडियल जर्म सेल्स बनाती हैं। ये जो स्पर्मेटोगोनिया बनी है ये बेसिकली कहाँ बन जाती हैं? इंट्रायूट्रल लाइफ में बन जाती हैं। उसके बाद ये प्यूबर्टी तक कैसी रहती हैं?
डोरमेंट फेज में रहती हैं। प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है कि जो मेल होता है उसकी बॉडी में गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं। प्यूबर्टी के टाइम पे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जब बॉडी में इंक्रीज होते हैं तो उन हार्मोन्स की वजह से ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं ये एक्टिवेट हो जाती हैं और ये एक्टिवेट होकर क्या बनाती हैं, आपका स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ये जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स होते हैं इनकी वजह से क्या होता है, ये स्पर्मेटोगोनिया एक्टिवेट हो जाती हैं और स्पर्म का फॉर्मेशन करने लगती हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। अच्छा, ये स्पर्म का जो फॉर्मेशन हो रहा है इन स्पर्मेटोगोनिया से कहाँ होता है, बॉडी के किस पार्ट में होता है, किस ऑर्गन में होता है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो कहाँ होती है, टेस्टिस में होती है। चलिए टेस्टिस के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। टेस्टिस क्या होता है, एक ओवल शेप का ऑर्गन होता है। क्या होता है, ओवल शेप का ऑर्गन होता है, पेयर में प्रेजेंट होता है, यानी दो होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बिलो द पेनिस, मेल के पेनिस के बिलो प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर लटका हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। तो अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो ये क्या है, बिलो द पेनिस एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। इसमें क्या प्रेजेंट है, 2 ओवल शेप के ऑर्गन प्रेजेंट है जिनको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। और इन्हीं टेस्टिस के अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। अब एक बात हमको खलती है कि ये जो टेस्टिस वाला जो ऑर्गन है इसको एकदम अलग बॉडी से लटका क्यों दिया है, एक अलग पाउच में, एक अलग थैली में बॉडी से बाहर क्यों लटका दिया है। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर सेटल्ड है, लंग्स भी है, हार्ट भी है, किडनी भी है, तो वो बॉडी के अंदर है, तो इसको भी बॉडी के अंदर रखते हैं। इसको स्पेशली बाहर लटकाने की क्या जरूरत है, तो उसको बाहर लटकाने का रीजन ये है क्योंकि आपको पता है टेस्टिस में क्या हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। और स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो हमारी बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 या 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्मेटोजेनेसिस को होने के लिए। अगर ये हमारी बॉडी में रहेंगे तो जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस वही टेम्परेचर इनको मिलेगा और स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगी, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ताकि ये सुटेबल टेम्परेचर में रहें जो इनको नेसेसरी है, इसलिए हम क्या करते हैं, इनको बॉडी से बाहर हैंग आउट कर देते हैं ताकि ये अच्छे से स्पर्मेटोजेनेसिस परफॉर्म कर पाए। इस स्क्रोटम वाला जो पाउच है इसके अंदर कुछ मसल्स होती हैं वो हेल्प करती हैं इनके लिए जो सुटेबल टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में। ठीक है, चलिए टेस्टिस के बारे में थोड़ी और डिटेल में बात करें तो टेस्टिस जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो टेस्टिस में क्या होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 250 कंपार्टमेंट होते हैं एक टेस्ट में किसमें, एक टेस्टिस में। तो हम यहाँ देख रहे हो ये कंपार्टमेंट है, ये कंपार्टमेंट है, ये कंपार्टमेंट है, तो इस तरीके से क्या है, कंपार्टमेंट है। अप्रोक्सीमेटली 250 कंपार्टमेंट्स हैं और एक कंपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। तो टेस्टिस के अंदर अप्रोक्सीमेटली 250 क्या पाए जाते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं, कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। इन कंपार्टमेंट्स में प्रेजेंट होती हैं कुछ ट्यूब्यूल्स। क्या प्रेजेंट होती हैं, ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। इन ट्यूब्यूल्स को हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती हैं, कॉइल्ड ट्यूब्यूल होती हैं। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है, दीज आर द कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स, दीज आर द कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स जिनको हम क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 तक ट्यूब्यूल्स आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर मैं मैक्सिमम पे जाऊं कि एक कंपार्टमेंट में 3 ट्यूब्यूल्स हैं, एक कंपार्टमेंट में अगर मैं मैक्सिमम पे जाऊं 3 ट्यूब्यूल हैं, तो एक टेस्टिस में मैक्सिमम कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकती हैं, 750। टोटल कितने कंपार्टमेंट, 250, और एक कंपार्टमेंट में मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 3, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो अप्रोक्सीमेटली 750 मैक्सिमम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जा सकती हैं इन अ सिंगल टेस्टिस। ओके, अब ये जो ट्यूब्यूल्स है, ये जो आपको ट्यूब्यूल्स दिख रही हैं, इनके बाहर स्पेस प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो ये वाला जो स्पेस है, मतलब यहाँ पे जो स्पेस है, खाली स्पेस जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है, तो द स्पेस विच इज आउटसाइड दिस ऑरेंज ट्यूब्यूल्स, उस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस स्पेस में प्रेजेंट होती हैं कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स जिनको हम बोलते हैं लीडिंग सेल्स और ICSH सेल्स, ICSH सेल्स। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं इनको या फिर लीडिंग सेल्स बोलते हैं। इस सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, ये सेल्स जो होती हैं वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं, मेल हार्मोन रिलीज करती हैं जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा इस स्पेस में न्यूरोवस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, यानी ब्लड वेसल्स और नर्व्स पाई जाती हैं, साथ ही साथ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स भी पाई जाती हैं। वापस आ जाते हैं अपने ट्यूब्यूल्स के बारे में बात करने के लिए, जो हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में बात की थी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, अगर हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इनका स्ट्रक्चर मेरे को समझने के लिए इनका क्या लेना पड़ेगा, एक ट्रांसवर्स सेक्शन लेना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए कि ये ट्यूब्यूल थी, क्या थी, ये ट्यूब्यूल थी, मैं इसको बीच में से ऐसे करके काटूंगा और काटने के बाद आपको इसका ये वाला सेक्शन दिखाऊंगा, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी उसको ऐसे करके काटा और ऐसे करके काटने के बाद मैंने उसका ये जो सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन है, इसको देखा। तो जब मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसवर्स सेक्शन देखा तो मैंने देखा कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उसमें 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं। एक सेल का नाम है स्पर्मेटोगोनिया, जिनको हम मेल जर्म सेल भी बोलते हैं, ये क्यूबोइडल शेप की होती हैं। और दूसरी जो सेल्स मेरे को दिखी वो दिखी सर्टोली सेल्स, जो कि कैसी थी, कॉलमनर शेप की थी। इस डायग्राम में आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, जो मैंने क्रॉस सेक्शन देख रहा हूं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन है। इसमें जो आपको ये जो सेल्स दिख रही हैं जो कैसी हैं, क्यूबोइडल इन शेप हैं, तो इनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और जो आपको ये कॉलमनर सेल्स दिख रही हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल्स बोलते हैं। सर्टोली सेल्स जो होती हैं इनका क्या यूज होता है, ये जो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म का जो फॉर्मेशन होगा उसके नरिशमेंट में हेल्प करती हैं। जबकि स्पर्मेटोगोनिया का काम था, स्पर्मेटोगोनिया का काम तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि स्पर्मेटोगोनिया जो होती हैं ये क्या करती हैं, जब इनके अंदर सेल डिवीजन होगा, कहाँ, प्यूबर्टी के टाइम पे, है ना, प्यूबर्टी के टाइम पे
गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन के इंपैक्ट की वजह से ये क्या हो जाएंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी, और एक्टिवेट होकर ये क्या बनाएंगी, स्पर्म बनाएंगी। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। और इस प्रोसेस को होने में, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म के बनने में जो टाइम लगता है वो अप्रॉक्सीमेटली 65 टू 74 डेज का टाइम लगता है। तो हमने आपको बताया कि जब आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को काट के देखेंगे तो आपको दो तरह की सेल्स दिखेंगी। एक तो आपको दिखेंगी क्यूबॉइडल सेल्स जो कि क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, और एक आपको दिखेंगी कॉलमनर सेल्स जो क्या है, सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनियम का काम क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगी, स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगी, और सर्टोली सेल्स क्या करेंगी, जो स्पर्म का फॉर्मेशन यहाँ हुआ है, जो स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है, इनके नरिशमेंट में हेल्प करेंगी, इनको खाना पीना प्रोवाइड करेंगी। इसके अलावा सर्टोली सेल्स के और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। तो यहाँ इस डायग्राम में अगर आप देख पा रहे हैं तो जो रेड रेड आपको दिख रही है ये स्पर्मेटोगोनिया है, और जो आपको येलो येलो आप देख रहे हैं दैट इज सर्टोली सेल्स। अब हमने आपको बताया कि था कि सर्टोली जो सेल्स होती हैं इनके कुछ और फंक्शन भी होते हैं, तो सर्टोली सेल के सारे फंक्शन हम एक बार में देख लेते हैं। तो ये अगेन हम देख रहे हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे जो ये सेल आपको दिख रही है ये है सर्टोली सेल्स, और ये सेल जो आपको दिख रही है ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। तो मैंने आपको बताया था कि जो सर्टेली सेल्स होती हैं इनको हम नर्स सेल भी बोलते हैं, या नर्स सेल इसलिए बोल रहे हैं कि ये नर्सिंग करती हैं। किसकी नर्सिंग करती हैं, स्पर्म की नर्सिंग करती हैं, स्पर्म को खाना पीना प्रोवाइड कराती हैं। इनको अदर वर्ड्स में हम सपोर्टिंग सेल्स भी बोलते हैं और सब टेंटाकुलर सेल्स भी बोलते हैं। देखो स्पर्म जब एक बार बनता है, किससे बनता है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये क्या करती है, स्पर्म बनाती हैं। ये जो स्पर्म बनता है ये इन सर्टोली सेल्स में जाके एमिडेट होता है। तो ये जो स्पर्म आप यहाँ देख रहे हैं ये अपना माउथ किसमें एमिडेट कर लेते हैं, सर्टोली सेल्स में अपना माउथ गड़ा देते हैं। किसके लिए, नरिशमेंट के लिए, फूड वगैरह ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब एक फंक्शन तो सर्टोली सेल्स का ये हुआ कि स्पर्म को क्या करेंगी, खाना पीना प्रोवाइड करेंगी, उनके डेवलपमेंट में हेल्प करेंगी। साथ ही साथ ये सर्टोली सेल्स जो होती हैं जो फैगोसाइटिक इन नेचर की होती हैं, यानी कि अगर इनको दिखता है कि कोई भी स्पर्म जो है उसका फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं हुआ है तो ये उसको इंजेस्ट कर लेती हैं, खा जाती हैं और क्या कर लेती हैं, खत्म कर देती हैं। अदर फंक्शन की बात करूं तो अदर फंक्शन की अगर हम बात करें सर्टोली सेल्स के, तो सर्टोली सेल्स जो होती हैं वो एक हार्मोन रिलीज करती हैं जिसका नाम है एबीपी। एबीपी मतलब क्या है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो बेसिकली प्रोटीन रिलीज करती हैं जो सर्टोली सेल्स हैं, ये प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं। इस प्रोटीन का नाम है एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है ये क्या करती है, डिफ्यूज आउट हो जाती है फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और कहां चली जाती है, इंटरस्टिशियल स्पेस में चली जाती है। तो आई वांट टू टेल यू दैट ये सर्टोली सेल्स हैं, ये क्या कर रही हैं, एक प्रोटीन रिलीज कर रही हैं। इस प्रोटीन का नाम है एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या करती है, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट थी, इनका काम था टेस्टोस्टेरोन को बनाना। क्या बनाना, टेस्टोस्टेरोन को बनाना। तो ये टेस्टोस्टेरोन जो बनता है इसको ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है, कंसंट्रेट करती है। क्या करती है, कंसंट्रेट करती है। क्योंकि जो कंसंट्रेटेड टेस्टोस्टेरोन होता है, कंसंट्रेटेड टेस्टोस्टेरोन होता है, इसकी जरूरत होती है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। क्योंकि ये जो कंसंट्रेटेड टेस्टोस्टेरोन होता है यही स्पर्मेटोगोनिया को जाके क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो आई रिपीट अगेन, सर्टोली सेल्स एक प्रोटीन रिलीज करती है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो होती है ये लीडिंग सेल्स के द्वारा टेस्टोस्टेरोन जो रिलीज होता है उस पर जाके एक्ट करता है और उसको कंसंट्रेट करता है। ये कंसंट्रेटेड जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये चाहिए होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। क्योंकि ये कंसंट्रेटेड जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये स्पर्मेटोगोनिया जो होती हैं उनको जाके क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, और इनसे क्या बनाता है, स्पर्म बनवाता है। ठीक है, तो ये एक और फंक्शन हो गया किसका, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का। कुछ और फंक्शन की बात करें तो जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो होती हैं ये एक एंजाइम रिलीज करती हैं जिसका नाम है एरोमेटेज। एरोमेटेज क्या करता है, लिटिल अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। साथ ही साथ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो होती हैं ये ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्टोली सेल्स जो होती हैं वो ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती हैं। इस ब्लड टेस्टिस बैरियर का काम है वो आप समझिए। तो बेसिकली पहले आपको ये समझिए कि ये सर्टोली सेल्स है और इन्होंने यहाँ एक बैरियर क्रिएट कर दिया है। इस बैरियर के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट है, और इस बैरियर के बाहर क्या प्रेजेंट है, आपकी लीडिंग सेल्स प्रेजेंट है, आईसीएसएस सेल प्रेजेंट है, ब्लड वेजल्स प्रेजेंट है और नर्व प्रेजेंट है। तो ये इनसाइड का खेल है, इनसाइड द सर्टोली सेल्स, और ये आउटसाइड द सर्टोली सेल्स है। देखो होता क्या है, हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जिसका नाम है इम्यून सिस्टम। क्या नाम है, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का काम क्या है कि हमारी बॉडी की सेफ्टी करना। ठीक है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, किससे, पैथोजन से। पैथोजन मतलब बाहर से आने वाला कोई माइक्रोब। तो जब कभी कोई बाहर से आने वाला माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको किल कर देता है। अब एक सवाल पैदा होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे पता होता है कि ये सेल हमारी बॉडी की है या बाहर की है। तो एक टिश्यू होता है, एक प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं एमएससी। क्या बोलते हैं, एमएससी। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इस एमएससी नाम की प्रोटीन को आइडेंटिफाई करता है। अगर सेल के पास एमएससी नाम की प्रोटीन है तो इसको कुछ नहीं कहता, हमारा इम्यून सिस्टम उन सेल्स को कुछ नहीं कहता जिनके पास एमएससी नाम की प्रोटीन होती है। और जिनके पास एमएससी नाम की प्रोटीन नहीं होगी वो पहचान लेगा कि हमारी बॉडी की सेल नहीं है, बाहर की सेल है, इसको क्या कर दो, किल कर दो। तो हमारा इम्यून सिस्टम एक आइडेंटिटी कार्ड दिखता है, उस आइडेंटिटी कार्ड का नाम है एमएससी। एमएससी जिसके पास होगी उसको किल नहीं करेगा, और जिसके पास एमएससी नहीं होगी उसको किल कर देगा। तो जो हमारी स्पर्मेटोगोनिया होती है इनके पास तो एमएससी होता है, लेकिन इन स्पर्मेटोगोनिया से जो स्पर्म बनता है उनके पास एमएससी नहीं होता। ठीक है, तो अगर इनके पास एमएससी नहीं होता, स्पर्म के पास एमएससी नहीं होता, तो स्पर्म को तो किल कर देना चाहिए। हमारे इम्यून सिस्टम को इसको स्पर्म को क्या करना चाहिए, किल कर देना चाहिए। तो ये जो सर्टोली सेल्स होती हैं ये बेसिकली एक तरह का बैरियर बनाती हैं ताकि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इन स्पर्म के कांटेक्ट में ही ना आए।
तो जब हमारा इम्यून सिस्टम इस स्पर्म के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो इसको पहचानेगा नहीं। जब कांटेक्ट में नहीं आ रहा है तो कार्ड कैसे देखेगा, आइडेंटिटी कार्ड कैसे देखेगा। तो बेसिकली सर्टोली सेल्स जो होती हैं वो एक तरह से बैरियर बना देती हैं हमारी इम्यून सेल्स के बीच में और स्पर्म के बीच में, ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इनको चेक ना करे, इनके आइडेंटिटी कार्ड को चेक ना करे, ताकि ये बची रहे। यानी कहने का मतलब ये है, एक क्या कर देते हैं, माइक्रोसुटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, एक माइक्रोसुटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती हैं जिससे कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो कायदे से हो पाए, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। साथ ही साथ ब्लड वेजल्स यहाँ प्रेजेंट है, तो स्पर्म को खाने के लिए चाहिए कुछ, जो आपकी स्पर्मेटोगोनियम है इसको खाने के लिए कुछ चाहिए, तो यहाँ जो एक्सचेंजिंग होगी वो किसकी हेल्प से होगी, विद द हेल्प ऑफ सर्टोली सेल्स होगी। सो द सर्टोली सेल्स आल्सो एक्ट एज अ मीडिएटर ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अच्छा, और अगर हम फंक्शन की बात करें सर्टोली सेल्स का, तो जब स्पर्म का अमाउंट बहुत बढ़ जाता है हमारी बॉडी के अंदर, जब स्पर्म का अमाउंट बहुत बढ़ जाता है तो ये सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं इनहिबिन। ये इनहिबिन क्या करता है, इस स्पर्मेटोजेनेसिस को कम करता है, रोकता है। साथ ही साथ जो आपकी सर्टोली सेल्स है वो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये एंटी मुलेरियन हार्मोन जो होता है ये मुलेरियन डक्ट पे जाके वर्क करता है, और मुलेरियन डक्ट को क्या कर देता है, रिग्रेस कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योंकि अगर ये हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो ये मुलेरियन डक्ट रिग्रेस नहीं होगी, और मुलेरियन डक्ट रिग्रेस नहीं होगी तो मेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले जो ऑर्गन है वो डेवलप हो जाएंगे, यानी मेल के अंदर यूट्रस डेवलप होने लगेगा। So it is very important for the Sertoli cells to release this anti-Mullerian hormone so that it can act on the Mullerian duct and can regress it, so that female reproductive system will not originate in the male body. So this was all about the functions of the Sertoli cells. Any doubt? यहाँ तक कोई डाउट? चलिए अब हम आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पे, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस वाली बात पे। यहाँ तक हमने क्या देखा, अभी तक हम क्या देख रहे थे, तो अभी तक हम देख रहे थे फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स। हमने आपको बताया था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो तरह की सेल्स होती हैं, एक होती है स्पर्मेटोगोनिया और दूसरी क्या होती है, सर्टोली सेल्स होती हैं। सर्टोली सेल के हमने फंक्शन देख लिए, अब हम आते हैं अपने एक्चुअल वाले फंडे पे कि कैसे स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनता है, इस पूरी कहानी पे आते हैं। सो नाउ वी आर कमिंग ऑन द मेन स्टोरी, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि कैसे जो स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या बनाएंगी, स्पर्म बनाएंगी। तो मैंने आपको बताया था कि जो स्पर्मेटोगोनिया है ये क्या रहती है, डोरमेंट रहती है टिल प्यूबर्टी। प्यूबर्टी तक कैसी रहती है, डोरमेंट रहती है, डोमिनेंट नहीं, डोरमेंट रहती हैं, शांत रहती हैं। क्योंकि प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, बॉडी के अंदर गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, सिग्निफिकेंटली अमाउंट में इंक्रीज होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, और ये क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। कैसे करते हैं वो समझिएगा। जब गोनेडोट्रोपिन्स हमारी बॉडी में इंक्रीज होते हैं तो ये जो गोनेडोट्रोपिन्स होते हैं कहां से रिलीज होते हैं, हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले गोनेडोट्रोपिन्स जो होते हैं ये कहां एक्ट करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं। और जब ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं तो एंटीरियर पिट्यूटरी दो तरह के हार्मोन रिलीज करती है, एंटीरियर पिट्यूटरी कई तरह के हार्मोन रिलीज करती है, यहां हमें फंक्शन दो हार्मोन्स का दिख रहा है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन्स रिलीज होंगे, वो होंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो क्या करता है, वो टेस्टिस के पास जाता है। किसके पास जाता है, टेस्टिस के पास जाता है, और टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट थी, लेडिंग या आईसीएसएस सेल प्रेजेंट थी, वहां पे एक्ट करता है। सिमिलरली जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन था वो भी टेस्टिस के अंदर जाता है, और टेस्टिस के अंदर जाके किससे एक्ट करता है, सर्टोली सेल पे एक्ट करता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब लीडिंग सेल्स या आईसीएसएस सेल पे एक्ट करेगा तो ये जो आईसीएसएस सेल्स हैं ये क्या रिलीज करेंगी, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेंगी, बात समझ में आ रही है। और जब एफएसएच सर्टोली सेल पे जाके एक्ट करेगा तो सर्टोली सेल्स क्या रिलीज करेंगी, एबीपी रिलीज करेंगी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करेंगी। ये जो एबीपी प्रोड्यूस हो रहा है, मैंने आपको इसका फंक्शन बताया था कि एबीपी क्या करता है, इस टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करता है। तो जब ये टेस्टोस्टेरोन कंसंट्रेट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में एंटर करेगा, यानी दिस कंसंट्रेटेड टेस्टोस्टेरोन विल एंटर इनटू दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं उनको जाके क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। सो दिस टेस्टोस्टेरोन एंटर इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड स्टिमुलेट द स्पर्मेटोगोनिया टू फॉर्म द स्पर्म। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन था इसने इस स्पर्मेटोगोनिया को क्या किया, एक्टिवेट किया। यहाँ आपको जो रेड रेड गोल गोल सेल्स दिख रही हैं, दीज आर द स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया पे कौन आके एक्ट करता है, टेस्टोस्टेरोन आके एक्ट करता है। जब टेस्टोस्टेरोन इन स्पर्मेटोगोनिया पे आके एक्ट करता है तो स्पर्मेटोगोनिया के अंदर डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। और ये स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करके दो तरह की सेल्स बनाती हैं, एक होती है टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया जिसको हम डार्क स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, और जो दूसरे तरह की स्पर्मेटोगोनिया बनती है उनको बोलते हैं टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, या इनको हम पेल स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। जो टाइप ए वाली स्पर्मेटोगोनिया है ये फर्दर डिवीजन करके क्या बनाएंगी, सिमिलर स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगी। यानी कि टाइप ए वाली स्पर्मेटोगोनिया जो होती हैं वो स्पर्मेटोगोनिया ही बनाती हैं, क्या बनाती हैं, स्पर्मेटोगोनिया ही बनाती हैं। यानी कि जो स्पर्मेटोगोनिया यूज होने वाली हैं उनकी जो वैकेंसी क्रिएट होगी उसको फिलफिल करना है, यानी स्पर्मेटोगोनिया का काउंट कम नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जब ये टेस्टोस्टेरोन इस स्पर्मेटोगोनिया पे एक्ट करता है तो स्पर्मेटोगोनिया दो तरह की सेल्स बनाती हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए वाला जो होगा वो अपने स्टोर हाउस को रिकम्प्लीट करेगा, जो स्पर्मेटोगोनिया यूज हो रही है उनको वापस बनाएगा, और जो टाइप बी वाली स्पर्मेटोगोनिया होंगी ये स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो दोनों काम हो रहे हैं, हमारा स्पर्मेटोगोनिया का काउंट भी इंटैक्ट हो रहा है, वो टाइप ए कर रहा है, और स्पर्म कौन बनाएगा, टाइप बी बनाएंगी।
टाइप बी स्पर्म कैसे बनाती हैं वो समझते हैं। जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, जिनको पेल स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, इनके अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। क्या होता है? माइटोसिस सेल डिवीजन होता है और सेल के अंदर एक एक्स्ट्रा अमाउंट में ग्रोथ होती देखने को मिलती है, अबंडेंट ग्रोथ देखने को मिलती है। तो जब पेल स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होगा और अबंडेंट ग्रोथ होगी तो इससे जो सेल्स बनती हैं उनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखो, मैं आपको दो तरह के सेल डिवीजन के बारे में जिक्र करूंगा, एक को बोलूंगा मैं माइटोसिस और एक को बोलूंगा मियोसिस। अगर आपको इनके बारे में पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक शॉर्ट रिकैप आपको देना चाहता हूं। हमारी बॉडी में अगर हम बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो ह्यूमन बॉडी में दो तरह की सेल्स होती हैं। अगस्ट वेस्टमैन नाम के एक साइंटिस्ट ने उन्होंने थ्योरी दी थी कि हमारी जो ह्यूमन की बॉडी होती है उसमें दो तरह की सेल्स होती हैं। एक होती है सोमेटिक सेल्स और एक होती है जर्म सेल्स। जर्म सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? हमारे गोनेट्स में प्रेजेंट होती हैं, सेक्स ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं, और इनके अंदर दोनों तरह के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। इसके अलावा अगर हम इन जर्म सेल्स को छोड़ दें तो हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं, पूरी बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सोमेटिक सेल्स बोलते हैं, और इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? माइटोसिस होती है। लेकिन सर हम ये समझने आए थे कि माइटोसिस और मियोसिस क्या होती हैं, तो चलिए सबसे पहले माइटोसिस के बारे में बताते हैं। माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन का क्या मतलब है? सेल डिवाइड होगी और दो तरह की सेल बनेंगी, मतलब दो सेल बनेंगी या चार सेल बनेंगी, ऐसा हो सकता है। तो ये क्या होने? सेल डिवीजन हो रहा है, एक सेल से अदर सेल्स बन रही हैं, दिस इज सेल डिवीजन, दिस इज सेल डिवीजन। ये दो तरह का हो सकता है, माइटोसिस या फिर मियोसिस, वो समझ रहे हैं हम। तो माइटोसिस क्या है? माइटोसिस एक इक्वेशनल सेल डिवीजन है। क्या है? इक्वेशनल सेल डिवीजन है। इक्वेशनल सेल डिवीजन है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम होंगे उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल में होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर ये पेरेंट सेल है और ये क्या है? डॉटर सेल्स हैं। क्या है? डॉटर सेल्स हैं। तो जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में है उतने ही क्रोमोसोम किस में रहेंगे? डॉटर सेल में रहेंगे। इसलिए हम इसको बोलते हैं इक्वेशनल सेल डिवीजन। इसमें क्या है? इक्वल इक्वल है। तो माइटोसिस इज इक्वेशनल सेल डिवीजन क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट सेल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल्स। साथ ही साथ जो माइटोसिस होता है वो वन फेज में कंप्लीट होता है, एक फेज में कंप्लीट होता है, एक फेज में कंप्लीट होता है। और इसमें जो टोटल सेल्स बनती हैं एक माइटोसिस में, वो बनती है दो। तो एक माइटोसिस एक फेज में कंप्लीट होगा और इसमें कितनी सेल बनेंगी? दो सेल बनेंगी। ठीक है। वहीं अगर मैं मियोसिस के बारे में बात करूं तो मियोसिस जो होता है वो रिडक्शनल सेल डिवीजन होता है। कैसा होता है? रिडक्शनल सेल डिवीजन होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है? रिडक्शनल का मतलब क्या है? कुछ रिड्यूस हो रहा है, कुछ कम हो रहा है। बेसिकली इसमें क्या कम होता है? इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं डॉटर सेल्स में वो हाफ हो जाते हैं एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। यानी कि अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां क्या होता है कि अगर ये पेरेंट सेल है और ये डॉटर सेल है तो डॉटर सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ होते हैं एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। यानी पेरेंट सेल में अगर 46 क्रोमोसोम थे तो डॉटर सेल में कितने हैं? 23। तो यहां क्या हो रहा है? पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स जो बन रही है उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो रहे हैं? हाफ हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो हमने माइटोसिस पढ़ा था उसमें क्या थे? सेम रहते थे। सो इन द मियोसिस विच वी आर सेइंग दैट इट इज अ रिडक्शनल सेल डिवीजन, इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं? हाफ हो जाते हैं एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल्स। और ये क्या होता है? दो फेज में होता है। क्योंकि ये दो फेज में होता है तो उसमें जो टोटल सेल्स बनती हैं वो चार बनती हैं। तो एक सेल से पहले दो सेल बनती हैं, फिर दो सेल से इस तरीके से इसमें क्या बनती हैं? चार सेल बनती हैं। तो एक मियोसिस जो है वो दो फेज में कंप्लीट हो रहा है। दिस इज फेज 1 एंड दिस इज फेज 2, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो एक बार मियोसिस होने में कितने होते हैं? दो फेज होते हैं। कौन कौन से? M1 और M2, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। टोटल सेल कितनी बनती हैं? चार बनती हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ ठीक है, यहाँ 46 क्रोमोसोम थे, यहाँ जाके 23 हो गए, तो क्या यहाँ जाके 12.5 होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मियोसिस दो पार्ट्स में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। इसमें जो मियोसिस 1 होता है सिर्फ ये रिडक्शनल होता है। मियोसिस 2 जो होता है वो इक्वेशनल होता है। कैसा होता है? इक्वेशनल होता है। अब अगर मियोसिस 2 इक्वेशनल है तो ये जो सेल्स बनेंगी इसमें क्रोमोसोम कितने रहेंगे? 23। इक्वेशनल मतलब बराबर। तो मैंने आपको बताया कि मियोसिस दो फेज में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 रिडक्शनल होता है, इसीलिए यहाँ क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, बट मियोसिस 2 इक्वेशनल होता है, इसलिए यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। इसलिए ये अगर पेरेंट सेल थी तो ये वाली जो डॉटर सेल्स हैं इनके अंदर क्रोमोसोम 46 से 23 हो गई, यानी हाफ हो गई। लेकिन अब इससे जो सेल्स बन रही हैं उनके अंदर क्रोमोसोम कितने रहेंगे? 23 ही रहेंगे, बिकॉज मियोसिस 2 इज द इक्वेशनल सेल डिवीजन। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी स्पर्मेटोगोनिया है इससे दो तरह की सेल्स बनती हैं, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया और टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया वापस स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं, जो भी आपका यूज हो रहा है उसको रिप्लेनिश करती हैं। ठीक है। और जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है, जिनको हम पेल स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, ये माइटोसिस करती हैं और इनके अंदर एबंडेंट अमाउंट में ग्रोथ होती है, और ये जो सेल्स बनाती हैं उनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ जो डिवीजन था वो कैसा था? माइटोसिस था। तो अगर यहाँ पे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनके अंदर भी क्या होंगे? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि आपको पता है माइटोसिस जो होता है वो कैसा होता है? इक्वेशनल सेल डिवीजन होता है। तो आप यहाँ से गौर से देखिएगा, पेल स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अब होगा मियोसिस 1। अब तक सारी कहानी थी माइटोसिस की, अब आ रहा है मियोसिस 1। मियोसिस 1 कहाँ होता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। मियोसिस 1 होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में।
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होता है, और इसमें जब मियोसिस 1 होता है तो इससे बनती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनती है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये कैसा है? मियोसिस 1 है तो ये कैसा होगा? रिडक्शनल होगा। रिडक्शनल होगा तो क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे? हाफ हो जाएंगे। तो अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे तो यहाँ पे सिर्फ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो दिस इज मियोसिस 1। अच्छा, मियोसिस 1 हो गया, अब क्या होगा? मियोसिस 2। मियोसिस 2 जब होता है तो इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, किससे? इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है? स्पर्मेटिड बनते हैं। मियोसिस 2 कैसा होता है? रिडक्शनल या इक्वेशनल? इक्वेशनल होता है। इसलिए जो क्रोमोसोम नंबर यहां थे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में थे, वही क्रोमोसोम नंबर यहां पे रहेंगे, यानी कि स्पर्मेटिड में सेम क्रोमोसोम नंबर रहेंगे, n। बात समझ में आई? यानी कि अगर मैं बात करूं तो अगर मेल ह्यूमन सेल थी और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 46 क्रोमोसोम थे, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 23 क्रोमोसोम होंगे, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 23 क्रोमोसोम होंगे, तो स्पर्मेटिड में भी कितने होंगे? 23 क्रोमोसोम होंगे। मियोसिस भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि इस टाइम पे हमारी बॉडी में जो FSH नाम का हार्मोन होता है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, एंटीपिट्यूटरी से दो हार्मोन निकल रहे हैं कंटिन्यूसली, कौन कौन से? LH और FSH। तो यहाँ पे इन हार्मोन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये जो स्पर्मेटिड बना है इसके अंदर क्या आते हैं? कुछ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस आते हैं। इन स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंज जब आते हैं इस स्पर्मेटिड के अंदर, तो इस स्पर्मेटिड से क्या बनता है? स्पर्मेटोजोआ बनता है, या फिर हम बोलेंगे मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। बहुत कंफ्यूज होंगे आप, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए इसको। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या फिर मैच्योर स्पर्म बनने के जो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, मैं कुछ कंफ्यूजन दूर कर देता हूं 3 वर्ड यूज करके। स्पर्मेटोजेनेसिस, ये क्या है? स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनना, ये क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस। इसका क्या मतलब है? स्पर्मेटिड से, किससे? स्पर्मेटिड से मैच्योर स्पर्म बनना। क्या बनना? मैच्योर स्पर्म बनना। क्या कहलाएगा? स्पर्मियोजेनेसिस कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है, मैच्योर स्पर्म बन गया, लेकिन ये जो स्पर्म बना है इसका जो हेड होता है वो कहाँ एमिटेड होता है? सर्टोली सेल्स में एमिटेड होता है। क्यों होता है? रीजन बता दिया था, फॉर द नरिशमेंट। तो फॉर द नरिशमेंट जो हेड होता है स्पर्म का, वो सर्टोली सेल में एमिटेड होता है। अब ये जो हेड होगा ये सर्टोली सेल से दूर हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो आपका स्पर्म होता है वो रिलीज हो जाता है आपकी सर्टोली सेल से। उसका मुंह जो था वो सर्टोली सेल्स में अटैच था, तो वो बाउंडेड था, वो अब बाउंडेड नहीं रहेगा, वो फ्री हो जाएगा। तो इस फ्री होने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। इसको भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैच्योर स्पर्म से फ्री स्पर्म होने तक की जो कहानी होती है उसको स्पर्मिएशन बोलते हैं। और इस केस में क्या होता है कि जो स्पर्म होता है उसका माउथ जो होता था वो सर्टोली सेल्स में अड़ा रहता था, वो वहां से हट जाता है, और हट के कहां जाते हैं? इन द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये आपका जो ल्यूमेन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, यहां आ जाते हैं। अब वो उनका माउथ सर्टोली सेल्स में अड़ा नहीं रहेगा, वो इस ल्यूमेन में आ जाएंगे। इतनी बात समझ आ रही है आपको? बेसिकली यहाँ हमने एक चीज आपके इससे डिस्कस की थी कि मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ। मैंने आपको यहाँ एक चीज बताई थी कि जो स्पर्मेटिड होता है, ये जो स्पर्मेटिड होते हैं, ये एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं FSH। उसके अंडर उस हार्मोन के अंडर में कुछ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस में जाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मेटिड किस में कन्वर्ट होता है इस कंडीशन में? मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट होता है। आई रिपीट अगेन, अंडर द हार्मोन FSH स्पर्मेटिड जो होता है वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है, मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ऐसे क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं उनको हम देखने चाहते हैं। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं हम इनको स्टडी करना चाहते हैं। इसके दौरान क्या होता है, ये जो स्पर्मेटिड था इसका जो न्यूक्लियस होता है वो हेड ऑफ स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द हेड ऑफ स्पर्म। ठीक है, इस स्पर्मेटिड का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो इस मिडिल पीस में कन्वर्ट हो जाता है। जो गोल्गी बॉडी होती है स्पर्मेटिड की वो एक्रोसोमल कैप में कन्वर्ट हो जाती है। तो यू कैन सी दिस एक्रोसोमल कैप ऑन द टिप। ठीक है, टिप पे ये जो एक्रोसोमल कैप दिख रहा है ना आपको, ये तो इसमें क्या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस आते हैं। जो न्यूक्लियस होता है स्पर्मेटिड का वो हेड ऑफ स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है स्पर्मेटिड का वो मिडिल पीस में कन्वर्ट हो जाता है। और जो गोल्गी एपेटस था वो एक्रोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। और जो सेंट्रियोल था स्पर्मेटिड का वो इस स्पर्म के नेक एंड टेल में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? नेक एंड टेल में। ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ से एक एक्सियल फिलामेंट जा रहा है उसमें कन्वर्ट हो जाता है इन द नेक एंड टेल। बात समझ में आ गई? So these are the structural and functional changes that take place during the spermiogenesis. अब तक जो हमने भी स्पर्मेटोजेनेसिस जो पढ़ा है इसको हम 3 फेज में डिवाइड कर देते हैं। एक फेज हम बोल देते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें हमारी स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोगोनिया बन रही थी। दूसरा जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। इसमें क्या हो रहा था, जो हमारी स्पर्मेटोगोनिया है इससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रही थी। और फिर आता है मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन में क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सो वी आर डिवाइडिंग इट इनटू 3 फेज। वन इज मल्टीप्लिकेशन फेज जिसमें स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोगोनिया बन रही है। उसके बाद ग्रोथ फेज जिसमें स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रही है।
एंड द मैचुरेशन फेज, जिसमें इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन रहे हैं, स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है। बात समझ में आ गई, क्रिस्टल क्लियर है आपको, ठीक है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द इनहिबिशन ऑफ गैमेटोजेनेसिस। बहुत ज्यादा गैमेट्स बन चुके हैं, बहुत ज्यादा स्पर्म बन चुका है, कैसे आप इसको रोकेंगे? तो जब गैमेट्स बहुत ज्यादा बनते हैं तो क्या होता है, हमारी जो सर्टोली सेल्स होती हैं उनसे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं इनहिबिन। ये इनहिबिन जाके कहाँ एक्ट करता है, हाइपोथैलेमस पे और एंटीपिट्यूटरी पे जाके एक्ट करता है और एक नेगेटिव फीडबैक देता है। नेगेटिव फीडबैक देता है यानी इस हाइपोथैलेमस से कहता है तुम गोनाडोट्रोपिन रिलीज करना बंद करो, और इन एंटीपिट्यूटरी से कहता है कि तुम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करना बंद करो। जब ये रिलीज करना बंद हो जाते हैं तो यहाँ से टेस्टोस्टेरोन का निकलना और एबीपी का निकलना कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो रुक जाती है। साथ ही साथ जो इंक्रीज लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है वो भी क्या देता है, नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस और एंटीपिट्यूटरी को। सिमिलरली क्या करता है, इन हार्मोन्स का रिलीज कम करवाता है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन और एबीपी कम रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो इनहिबिट हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।